नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कोचगांव कन्वर्सेशन में। जी हाँ, हम अभी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अवधेश राय जी, जो सीपीआई पार्टी से के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बेगूसराय में क्या माहौल है, क्या चुनौती है और वो कितने विश्वस्त हैं या कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर। नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। क्या लग रहा है, बेगूसराय इस बार परिवर्तन कर रही है? बेगूसराय तो कम्युनिस्टों की धरती रही है। बीच में कुछ गड़बड़ी एक दो टर्म हुआ, लेकिन इस बार तो बदलाव होना है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी की शानदार उपलब्धि मिलेगी। महागठबंधन जीतेगा। ये जीतने का कारण क्या है? सीपीआई या महागठबंधन के काम जो तेजस्वी जी बता रहे हैं, या पूर्ववर्ती जो 2 बार से सरकार है या जो सांसद हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंस? देखिए, अब उसका विश्लेषण तो अभी किया नहीं जा सकता। विश्लेषण तो आफ्टर चुनाव है। लेकिन इतनी बात साफ है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार यहाँ मजबूत है। महागठबंधन की मुकम्मल एकता है और सत्ता पक्ष का विफलता है, ये तो सर्वविदित है। तो जाहिर बात है कि इसका क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन माहौल इतना बेहतर है कि सत्ता पक्ष बुरी तरह हारेगी और महागठबंधन ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। आपके खिलाफ में पिछले बार के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वो चुनौती नहीं है आपके लिए? कोई चुनौती नहीं। वो उस बार भी खुद के काम से तो वोट मांगे नहीं थे और इस बार भी खुद के काम के लिए वोट मांगते नहीं है। वो तो देश के प्रधानमंत्री को बताते हैं और देश के प्रधानमंत्री को 10 साल में देखा है। और बेगूसराय जिला में कोई ऐसी उपलब्धि, ऐसा कुछ काम दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए ये कोई चुनौती नहीं है। किसी का ओहदा पर बैठा देना और ओहदा पर बैठा के उसको चुनौती बता देना बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जब तक कोई ओहदा पर बैठ के या ओहदा से अलग रह के जनता के साथ, आम मतदाताओं के साथ, आम नागरिक के साथ जिंदा ताल्लुकात में है, कोई समस्याओं से लगाव में है, कोई मुसीबत से वास्ता में, वो कोई चुनौती बनेगा यह समझ। तो कोचगांव कन्वर्सेशन की गिरिराज सिंह जी से भी बात हुई। वो कह रहे थे कि औद्योगिक नगर के रूप में बेगूसराय जाना जाता है, यहाँ सारी उद्योग बंद होने के कगार पे थे, हमने आके उसको रिवाइव किया, उसको चालू किया, प्रधानमंत्री ने फंड दिया उसको। देखिए, कहने के लिए तो अपनी मुंह अपनी बात कुछ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र अगर बना तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू रामचरित्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, शरीके कद्दावर नेता जो सीपीआई से बिलोंग करते थे, कांग्रेस से बिलोंग करते थे, और जिन्होंने बेगूसराय को ऐतिहासिक रूप में औद्योगिक नगरी ही में नहीं परिणत किया, बल्कि बिहार और हिंदुस्तान के पटल पर ला करके खड़ा किया। अब जो बोलते हैं उनका क्या जवाब दें? और पत्रकार बंधु भी कभी पूछते नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खाद कारखाना बंद किया, क्यों? अब खाद कारखाना बंद हो जाए, इसके लिए जवाब दे सीपीआई को कहते तो कोई जवाब नहीं हुआ। हमारी यूनियन वर्कर्स की लड़ाई लड़ता है, हमारी यूनियन कारखाना बंदी की लड़ाई नहीं लड़ता है। बंद चलेगा तब हमारे वर्कर का सवाल होगा, चलेगा तब हमारी जनता की समस्या होगी। हम क्यों इस पर ये करें? इसलिए ये सब बकवास और बेतुका, और लोग सुनते भी हैं, कोई उसका प्रतिरोध नहीं होता है, यह भी आश्चर्यजनक बात है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी औद्योगिक नगरी को जो वीरान बनाया गया,
जिसको श्री बाबू से लेके चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट कद्दावर नेताओं ने जो बनाया, सवारा, हिंदुस्तान में नाम कमाया, उसको धूमिल कर दिया गया। फर्टिलाइजर कारखाना बिक गया, लघु उद्योग जो है सो धीरे धीरे बंद हो गया। इन नेता 10 साल में क्या कर रहे थे? और आज की घड़ी में जो कारखाना कर रहे हैं, हम खाद कारखाना लाए, वो खाद कारखाना सरकारी कारखाना जिसमें क्षेत्र की जनता को लाभ और नौजवानों को रोजगार मिलता था, ये निजी कारखाना में तो रोजगार मिल नहीं रहा है। जो बोलते हैं उनसे पूछना चाहिए कि एक आदमी का नाम तो बता दीजिए जिसको ये हर कारखाना जो कंपनी का कारखाना है, वो निजी नहीं है, ये सरकारी नहीं है, कंपनी द्वारा चलाई, 3 कंपनियां मिल करके उसको चला रही है। एक नौजवान का नाम बता दें कि जिसको रोजगार मिल गया होगा, एक साधारण सा चपरासी का। ये पेप्सी कोला कारखाना कितना खतरनाक होता है कि जल शोधन में सबसे ज्यादा जल लेता है, उस कारखाने को खोला गया। हमारे जिला के उस कारखाने से निकलने वाले तमाम अश्क जो होंगे, गंदगी, वो हमारा जिला के अंदर आएगा, लेकिन एक नौजवान को उसमें रोजगार नहीं, न जिला को मिला न राज्य को मिला। वो प्रायोजित कुछ लोगों को, जिनको कम मजदूरी देके काम कराना है, पेटेंट बना करके अपना वो कंपनी चला रहा है। इसमें मंत्री समिति की कोई भूमिका नहीं। इन विषयों को, ये गंभीर विषय है जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। अगर सीपीआई अवधेश राय जी बेगूसराय से चुनाव जीतते हैं, वो इसमें क्या बदलाव करेंगे या क्या परिवर्तन आगे वाले समय में होगा? हम वर्कर्स, रोजगार, शिक्षा की लड़ाई लड़ते रहे, हमारा इतिहास है। हम इसीलिए बदनाम माने जाते हैं कि ये लोग मजदूरों को बहकाते हैं, नौजवानों को बहकाते हैं, बहकाते नहीं। और इसलिए इसमें बदलाव की दिशा में हमारा संघर्ष तीव्र होगा। सत्ता तो बननी है इंडिया गठबंधन की, और सत्ता आएगी तो लड़ाई के जरिए हम चाहेंगे कि हमारे जिला को ये सब सुविधा मिले। मतलब उन्हीं कंपनियों में बेगूसराय लोकसभा के युवाओं को आरक्षित किया जाएगा, ऐसा कुछ आप बता रहे हैं? बेगूसराय बिहार को उसका लाभ मिलनी चाहिए, और वो हम दिखाने का प्रयास। लाभ तो ये भी होगा कि जब खुल गया है तो उसके आसपास आर्थिक गतिविधि बढ़ रही है। थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि क्या बेगूसराय के युवाओं को डायरेक्ट लाभ होगा या इनडायरेक्ट आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ी, मेरा यही कंप्लेन है। फर्टिलाइजर रिफाइनरी कारखाना जब बना था तो बेगूसराय जिले के इर्द गिर्द में आर्थिक प्रगति बहुत तीव्र गति से हुई थी। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हुआ, हर कारखाना और पेप्सी कोला, क्या आर्थिक प्रगति? एक चाय की दुकान खुली, एक टेम्पू चालक का टेम्पू बढ़ा। इसलिए ये कहने वाले लोग बिल्कुल अव्यवहारिक बात बोलते हैं, न बाहर न भीतर। हम जब बनेंगे तो हम योजना बनाएंगे, अभी कोई योजना नहीं हमारी है, क्योंकि हम लोग एक लड़ते रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन ठोस योजना बनाएंगे अंदर और बाहर। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, विषय के बारे में आपको जानकारी है, योजना पे अभी काम नहीं, वो करेंगे, वो लड़ाई हम लोग करेंगे कि रोजगार का कैसे बाहर हो भीतर हो, नौजवानों को कैसे रोजगार का सृजन करते हैं, उस दिशा में। इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि सीपीआई के भी कैंडिडेट खड़े हुए, राजद के भी कैंडिडेट खड़े हुए, इस बार ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा इस पे बता दीजिए कि क्या इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल हैं, सबसे बड़े दल राजद है, उनका सहयोग अवधेश राय जी को बेगूसराय में मिलता है? सहयोग ने हमसे आगे बढ़ के वो सब काम किया। इसलिए महागठबंधन के कोई कार्यकर्ता, कोई नेता घर बैठना छोड़ दीजिए, कौन किससे ज्यादा करता है इसकी कंपटीशन। इसलिए मुकम्मल एकता है
और नीचे से लेकर के ऊपर तक एकता मजबूत है। यह एक बड़ी जीत दिलाने का एक प्रधान था। एकता बनती रही है, लेकिन इस तरह की एकता दिखाई नहीं पड़ा, इस बार दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई कल नितिन गडकरी जी मटिहानी प्रखंड में आए, आप जिस पुल की बात करते थे सांभो पुल, उसकी घोषणा करके गए। घोषणा तो पहले कर, घोषणा करके नापी तापी भी कर। कितना झूठ लोग बोलते हैं, ये झूठे की खेती ये करते हैं ना। प्रधानमंत्री से लेकर के एमपी तक सब झूठे बोलते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे उस दिन वो मर जाएंगे, इसलिए झूठ बोलना उनका धंधा है। गडकरी जी यही थे पथ निर्माण मंत्री ना। माननीय गडकरी जी को ये लाज लगा कि नहीं कि साल भर पहले जो बोला गया कि पुल बनेगा, साल भर के बाद वो कहते हैं अब शिलान्यास होगा। पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। इसलिए ये सब बकवास बात है, और जनता भी मूर्ख होगी जो इस बात को मान लेगी। बाद क्या करेंगे वो बाद की बात है, अभी क्या किया सो बता दो, सीधा सवाल। गिरिराज सिंह जो आपके कंटेंडर हैं, आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी जनसभाओं में खुले रूप से कहते हैं कि हमको देश के गद्दारों का वोट नहीं चाहिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन गद्दारों से उनकी साठगांठ है, और ये पूरी सरकार ही वैसे गद्दारों से साठगांठ पड़ सकती है। बकवास करना, झूठ बोलना। बेगूसराय के गद्दार किसी व्यक्ति को कहना, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। बेगूसराय ईमानदारी, सच्चाई, सद्भावना की धरती है, और ये बाहर से आकर के आने वाले लोग बेगूसराय को अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। गालियां देना बंद करो, वो गद्दार नहीं, और गद्दार था तो मंत्री थे, और गृह मंत्री भी अमित शाह यहाँ आए, क्यों नहीं रिपोर्ट किया? उन गद्दारों से वो माल लेते हैं, और उस गद्दार से माल लेकर के धंधा करते हैं, और उस गद्दार का क्या गद्दार है, कहाँ गद्दार है? अगर लेते हैं तब न चुप हैं। इसलिए सब बेहुयात प्रश्न है। इस प्रश्न पर पत्रकार भी कैसे मान जाते हैं इस बात? वो अपनी सभाओं में बोल रहे हैं। सभा में बोल रहे हैं तो सभा में ही पूछ लेना चाहिए कि गद्दार को क्यों नहीं आप बताया भाई, आपको मंत्री से क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाए? क्यों नहीं माना जाए कि देशद्रोही आप हैं जो गद्दारों के साथ दोस्ती करते हैं, उन गद्दारों का नाम नहीं बताते? क्यों नहीं आपको ये किया जाए? फिर आपको सांसद बना देता है, मंत्री बना देता है। नितिन गडकरी जैसे लोग झूठा करके बोल के कहते हैं हमको जिता दीजिए, उनको गजब हाल है। बेगूसराय में अभी आपने कहा कि बाहरी, वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा ननिहाल है, हम भी यहाँ के बेटे हैं। ये तो हिंदुस्तान की प्रकृति है, और हमारा आपका सबका है। ननिहाल और ससुराल कहीं किसी को हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन इस धरती पर जो जन्मता है उसको अपने धरती का गौरव होता है। हम उनको बाहरी भीतरी का कोई तगमा हम नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। लेकिन इस धरती पर नहीं जन्मे, इतनी बात तो सत्य है। बस इतने भर हमको कहना है, इस मिट्टी में जन्मने वाले, इस मिट्टी की सुगंध से जो जवान हुआ और राजनीति किया, उसकी महक, और बाहर की मिट्टी से जन्म करके आने वाला, उसकी महक में तो अंतर होगी ना। इसलिए बस इतने भर हमको कहना है। बाकी ये कहाँ जन्मे वो साबित करें, गंगा पार, गंगा इस पार, गंगा उस पार, वो साबित करें, उनका काम है। और जनता का काम है देर न करना कि कहाँ उनकी जन्म हुई, हमारा काम नहीं है। बेगूसराय में कांवर झील एक बहुत प्रमुख स्थल हुआ करता था, उस विषय में अभी क्या स्थिति है और आगे उसको अवधेश राय जी किस स्वरूप में बदलना चाहे? देखिए, कांवर झील दुर्भाग्य की बात है, 15,000 एकड़ जमीन जो किसानों को प्रतिबंधित एरिया बना दिया गया, वो जमीन की खरीद बिक्री नहीं, किसान उससे घाटे में, सरकारी रेवेन्यू घाटे में। लेकिन उसके डेवलपमेंट पर जो लोग अभी कामवीर बनने की बात करते हैं, कभी भी स्वप्न नहीं देखा, चर्चा भी नहीं किया। कांवर झील बिहार का पक्षी विहार ऐतिहासिक बन सकता है, पर्यटन केंद्र।
चारों तरफ वो झील को सौंदर्यीकरण कर और वो जयमंगला गढ़ हमारा माना जाता है, उसको ऐतिहासिक बनाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये जो नेता है इसको इस धरती से, इस धरती की उपज से कोई वास्ता नहीं है। वो सब के सब दिन जो भी हाथ में कुछ नहीं किया है। इसलिए हमारी लड़ाई का एक प्रमुख मुद्दा काबर झील बनेगा। और इस मुद्दा के अलावे बखरी में जो सबसे कहिए पिछड़ा इलाका के रूप में रेलवे स्टेशन बनाया गया, लेकिन उस रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव होता है, खाली एक आध गो पैसेंजर चलता है। इसलिए उस स्टेशन का विस्तार और उसमें जो यात्री हैं जितने भी आते हैं उसमें गाड़ियों का जो एक्सप्रेस गाड़ी है खास करके उसका ठहराव आवश्यक है। सबसे उत्तरी क्षेत्र का वो ऐतिहासिक स्टेशन है। कहा जाता है लोग यहाँ फरकिया माने हुआ फर्क किया, उस समय अंग्रेज के जमाने में उसका केंद्र है बखरी। इसलिए दो मुद्दा हमारे एग्रीकल्चर साइड से इसको हम लोग पाते हैं। अवधेश राय जी को तेजस्वी यादव कैसे नेता? तेजस्वी यादव कहना क्या है, युवा में सबसे चमकता हुआ नेता, कहने की क्या आगे मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री तो होनी ही चाहिए। तेजस्वी ने होगा तो 17 महीने में जिसने 5 लाख रोजगार महागठबंधन की सोच के मुताबिक कर दिया, दबाव बना के राजनीति करके जो स्कूल और कॉलेज में मास्टरों की उपस्थिति करवा दिया, जो आरक्षण जैसे ऐतिहासिक बहस का विषय को सर्वेक्षण करवा के जातीय गणना करवा करके उस पर कदम बढ़ा दिया। इससे नौजवान को तो मुख्यमंत्री यही सी को होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आज बोले इधर और कल बोले उधर, इस पट्टी से उस पट्टी जब मन हुआ तब चले गए। ऐसे लोगों को बनाने से कम अधिकता तो होनी चाहिए बोलने और करने। सीपीआई प्रत्याशी अवधेश राय जी की योजना ठीक है बाद में बनेगी, कौन सी वो प्राथमिकताएं 3 जो बेगूसराय लोकसभा में आने वाले दिनों में उनकी प्राथमिकता होगी कि इन 3 बिंदुओं पर, इन 3 विषयों पर मैं आगे काम करूंगा? देखिए, तो आपको स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार हम बेगूसराय में शिक्षा का सुधार होना आवश्यक है। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना, बेगूसराय में युवाओं की एक बड़ी तादाद है जो रोजगार के लिए भटक रहा है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज, क्योंकि यह जिला उत्तर बिहार का केंद्र में है, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। इस जिला के ग्रामीण क्षेत्र का जो कृषि सामग्री है मार्केट तक सुविधा से कैसे पहुंचे, यातायात का वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल नहर की जो क्षति हो गई है उससे सिंचित एरिया जो प्रभावित होती है उसको कैसे डेवलप करें, ये मूल सवाल है। इन सवालों पर हम केंद्रित होंगे। तो ये थे हमारे साथ सीपीआई के प्रत्याशी अवधेश राय जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा, विभिन्न मुद्दों पे बात की। हम आगे किसी और लोकसभा में चलेंगे और वहां जानेंगे प्रत्याशियों और वहां के पब्लिक का चुनावी धन्यवाद।